नमस्ते निवेशकों। स्वागत है आप सभी का ओपन डैडी के पहले एपिसोड में, जहां आज हम जानेंगे कि क्या है डैडी की नई ख्वाहिश, किस सेक्टर पे है उनकी नज़र और किस खबर का पड़ा है उनके पोर्टफोलियो पर असर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो खबर जिसने डैडी के दिमाग की बजा दी घंटी। तो खबर है कि अमेरिकी कंपनी टेस्ला ने बैंगलोर में नया ऑफिस खोला है। अब डैडी को समझ नहीं आई ये बात कि भाई बैंगलोर तो बहुत बड़ा शहर है, लाखों ऑफिस है, टेस्ला ने एक ऑफिस खोल दी तो और सेक्टर में इतना हड़कंप क्यों मच गया। तो लगाया उन्होंने मुझे फ़ोन की, सोनू बताओ ज़रा क्या हाल है बैंगलोर के और क्या असर हो सकता है इस खबर का। तो मैं वही बंदा हूँ जिन्होंने ऑटो सेक्टर की एक सबसे नामी गिरामी कंपनी टाटा मोटर्स में उनको निवेश नहीं करने दिया। आज तक मुझे पूछते हैं कि तुम्हारी वजह से 80 रुपये पर मेरे से टाटा मोटर छूट गया, और मैं वही बंदा हूँ जो उनको याद दिलाता है कि कैसे मेरी वजह से ही आप आईटी की वो फसल काट पाए जिसमें टाटा जैसी बड़ी कंपनी ने, जो कि पिछले साल की टॉप अर्नर रही है स्टॉक मार्केट में, उसकी फसल आप काट पाए। तो मेरा और डैडी का तो सब चलता रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस खबर का असर किस किस जगह पर पड़ सकता है वो हम आगे जानेंगे। तो इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी है। बिना पेट्रोल के चलती है, 500 किलोमीटर ज़्यादा का माइलेज है, कार थोड़ी महंगी है, लेकिन पॉपुलैरिटी इतनी कि इस कार ने इनके जो सीईओ हैं एलन मस्क को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया। जी हाँ, वो अमेजोन वाले जेफ बेजोस से भी ज़्यादा। तो ऐसी क्या खास बात है कि ये दुनिया की सबसे अमीर कंपनी बन गई। अब क्योंकि इंडिया में ये कार तो है नहीं, तो बहुत मुश्किल है पता करना कि इसमें क्या खास बात है। तो मैंने अपने एक मित्र जो कि कैलिफोर्निया शहर में रहते हैं उनको ट्वीट करके पूछा कि ऐसी क्या खास बात लगती है आपको टेस्ला में, जो आप सोचते हैं कि टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी बनने की सही मायने में हकदार है। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक बात क्वालिटी है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन एक बात जो सब कुछ जुदा करती है उस सारे कार मेकर्स से उनको, कि उनका जो डेडिकेशन और पैशन है इस दुनिया को प्रदूषण मुक्त बनाने का, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके अलावा जब से मेरे दोस्त ने ये कार खरीदी तब से उसने आज तक कभी पेट्रोल और डीजल और गैसोलीन का मुंह ही नहीं देखा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो खबर आपके लिए ज़रूरी है कि इस कंपनी का इंडिया में आने से किस किस सेक्टर पर असर पड़ेगा। तो अगर हम चलते हैं, हम थोड़ा पीछे आते हैं और पता करते हैं कि अप्लाई करते हैं वही प्रिंसिपल एलन मस्क अप्लाई करते हैं, यानी कि बेसिक जो है फर्स्ट प्रिंसिपल। अब फर्स्ट प्रिंसिपल आप पूछेंगे क्या है, ये पता करना कि कोई बुनियादी चीज़ किसी भी जैसे कि आप इलेक्ट्रिक कार लेते हैं तो उसमें कौन सी बुनियादी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा बैटरी, राइट। अब ये बैटरी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार की सारी पावर जो है वो बैटरी से ही है। तो बहुत से मेरे मित्रों ने मुझे सवाल पूछा, इवन मेरे पापा ने भी पूछा कि क्या बिजली की ये कार चलने से, इंडिया में आने से, क्या बैटरीज की कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। तो हाँ, बात सही है कि बैटरीज की कंपनी को डेफिनेटली फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आप जहाँ तक जानते होंगे एक एलन मस्क जो कार बनाते हैं उसके साथ उन्होंने एक बैटरी की फैक्ट्री भी बनाई है, गीगा फैक्ट्रीज इसका नाम है, जहाँ पर बैटरी का प्रोडक्शन ज़बरदस्त तरीके से चलता है। तो कौन सी सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा एलन मस्क के बैंगलोर में आने से। और ये बात लॉन्ग टर्म की, शॉर्ट टर्म की नहीं कि आप कल गाड़ियाँ शुरू हुई और परसों से फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। तो बिजनेस सबसे अच्छा मुझे लगा कि बिजली के क्षेत्र का, बिजली का सोचिए, बैटरी तो बैटरी रहेगी लेकिन उसको चार्ज करने के लिए बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो मैंने डैड को बताया कि डैडी, बिजली की कोई कंपनी आपको ढूंढनी चाहिए जिसमें कि आप निवेश कर सकते हैं लंबे समय के लिए। तो फिर वही रिसर्च किया हमने, रिसर्च की, गए अपने भाइयों के पास जो screener.in पर, जिन्होंने ज़बरदस्त काम किया हुआ है, और स्क्रीन किया हमने बहुत सारे स्टॉक्स। तब रियलाइज़ हुआ कि पावर सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा नुकसान में है और इतना ज़्यादा उनके पास कर्जा है
कि हमारा प्रिंसिपल, जो मनी फार्मिंग प्रिंसिपल जो मैंने अपने डैडी को समझाया है, उसमें तो कोई भी एक भी स्टॉक फिट नहीं बैठता है ना। कुछ जो है भी वो इतने ज़्यादा ओवर वैल्यूड हैं, आप सबको पता होगा, उनका नाम मैं लेना चाहता नहीं हूँ इस वीडियो में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है कि क्या कोई और कंपनी इस वैल्यू चेन में आती है, पूरी इलेक्ट्रिक कार की वैल्यू चेन में आती है, जो कि आज निवेश के लायक है और फ्यूचर में 5 साल 10 साल में एक बहुत ही उम्दा और बहुत ही बड़ी कंपनी बन सकती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ी कंपनी बनने के लिए बहुत ज़रूरी है क्वालिटीज़ मतलब कंपनी भले ही छोटी हो लेकिन उसके अंदर क्वालिटी हो बड़ी कंपनी जैसी। क्या उनके जो प्रमोटर्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं, क्या उनके जो आज तक रिजल्ट आए हुए हैं वो किस लाइन पर है, उनका बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है, उनका प्लान क्या है। तो सारा कुछ रिसर्च करने के बाद जब हमने लिस्ट ट्रिम डाउन की और जो हमारी टेक्निक है मनी फार्मिंग की, जिसमें कि हम बोलते हैं कि हमें गिरवी नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा कर्जा वाली कंपनी नहीं चाहिए, उसमें बहुत तरह की दिक्कतें हैं जो आपको कभी आगे चलकर मालूम पड़ेंगी। तो हमने ट्रिम डाउन किया और एक स्टॉक निकाला जिसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये वो एक प्लेटफॉर्म है, ना तो वो बिजली पैदा करती है ना तो वो कंज्यूम करती है। तो इट्स लाइक अमेज़ॉन की जैसी। अमेज़ॉन पे क्या होता है, बहुत तरह के सेलर्स आते हैं, अपना सामान बेचते हैं और हम जैसे ग्राहक उसे खरीदते हैं। अमेज़ॉन को कमीशन से फ़ायदा होता है, उसका खुद का कुछ नहीं है इसके अंदर। सिमिलरली आप समझ सकते हैं कि ये एक बिजली की अमेज़ॉन है ना, जहाँ पर कि जो बिजली पैदा करने वाले होते हैं वो एक तरफ रहते हैं प्लेटफॉर्म के, दूसरी तरफ जो बिजली जिनको खरीदनी है, जैसे कि अब कोई इलेक्ट्रिक कार कंपनी में जिनको अपना चार्जिंग स्टेशन लगाना है उनको बिजली चाहिए होगी। बड़ी बड़ी बेस्कॉम कंपनियाँ हैं राइट, जो बिजली खरीद कर लोगों को सप्लाई करती हैं। तो ये जो है IEX एक प्लेटफॉर्म मात्र है जहाँ पर बिजली की खरीद बिक्री होती है और इनको कमीशन से पैसे आते हैं। तो थीसिस हमारी ये कहती है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक कार इंडिया में आएगी, साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल में, और जो अनुमान है उसके मुताबिक बिजली की कंजम्पशन जो है, सप्लाई बहुत बढ़ने वाली है। और जैसे जैसे नए नए प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स इस एरिया में आएंगे वैसे वैसे IEX की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि आज की डेट में जो 97% स्पॉट एक्सचेंज से जो बिजली खरीदी बेची जाती है वो केवल IEX पर ही बेची जाती है। सोचिए कि कितनी बड़ी मोनोपोली, कितनी बड़ी दादागिरी आज के डेट में चल रही है राइट। तो डैडी ने पूछा कि ठीक है रिस्क क्या है बताओ। तो मैंने कहा रिस्क है तो नहीं, मैंने ये नहीं कहा। फिलिप का डायलॉग है, आप सभी को पता है, बहुत पॉपुलर है, लेकिन रिस्क सच में हर एक कंपनी में होता है अगर आप सही से देखें तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं और 2-3 साल पीछे जाकर देखते हैं तो खबर एक और है। दूसरी खबर क्या है कि हमारे देश के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे उन्होंने कुछ सालों पहले कहा था कि 2030 तक, मतलब 10-12 साल बाद की बात करते हैं वो, हम चाहते हैं कि इंडिया में सारी कारें इलेक्ट्रिक हो और पेट्रोल की कारें हो ही ना हो। लेकिन आपने भी सुना होगा असर क्या पड़ा उसका। असर क्या हुआ, सारी ऑटोमेकर्स कंपनियां जो थी, आप मारुति हो गई, टाटा हो गई, जितनी भी कंपनी आप ले लो, महिंद्रा हो गई, सब ने लॉबिंग शुरू कर दी कि नहीं भाई ये तो मत कीजिए, हमारा बिजनेस डूब जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, लाखों लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। तो लॉबिंग का असर तो होता है, लॉबिंग कंट्रोल उनके पास पावर बहुत है, कितने सारा पैसा लगा कर रखा है, मशीन लगा कर रखी है लोगों ने, तो वो चाहेंगे कि जितना डिले कर सकें करें। लेकिन बात यह है कि क्या अच्छी क्वालिटी की कारें, सस्ती क्वालिटी की कारें आने के बाद अगर बिजली कंजम्पशन बढ़ेगा तो फ़ायदा होगा IEX को राइट। अब इस रिस्क के साथ मैं ये वीडियो एंड करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो रिसर्च और ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली है ये केवल मात्र मेरे डैड को बताने के लिए निकाली है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर आप स्टॉक पे दाव लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सलाह होगी कि आप अपना खुद का एक बार रिसर्च करें, ये जो सारे फैक्ट मैंने बताए हैं एक बार चेक कर लें, क्या पता ये सही है या गलत है। और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़े। तो मैंने पहले भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं लाइफ में और आगे भी शायद होती रहेंगी, लेकिन इसी का काम सीखना है, ज़िंदगी का काम आगे बढ़ना है। तो उसके साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और देखते हैं अगली बार डैडी की क्या ख्वाहिश रहती है और कौन सा सेक्टर उनको पसंद आता है। क्या डैडी स्टॉक में पैसा लगाते हैं, वो भी सोचने वाली बात है। लगाते हैं तो कितना लगाते हैं, अपने पोर्टफोलियो का क्या असेसमेंट डालते हैं
और क्या वो फ़ायदा या नुकसान जो भी है वो हम ज़रूर आपको बताएंगे आगे वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्ते।